हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए या आंध्र प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है उसको मैंने स्टार्ट किया था कल। उसमें कल मैंने आपको एरर एनालिसिस कराया था। आज के जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कर्व फिटिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लीनियर और नॉन लीनियर कर्व फिटिंग डिस्कस करेंगे। इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोनों ही डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है और बहुत आसान भाषा में मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश भी की है। जो भी लोग देख रहे हैं इसे, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, साथ ही साथ जो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन कोर्स है वो भी लॉन्च हो गया है, और इसके अलावा प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी पहले ही चल रहा है। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है 30 अगस्त को है, तो जो भी सूटेबल आपको बैच लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, अभी हालांकि उसकी डेट नहीं आई है, पर एक्सपेक्टेड है कि सितंबर या अक्टूबर में वो हो। तो उसके लिए आप एमपीपीएससी वाला ही बैच ले सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। तो एमपीपीएससी का जो बैच है, चाहे वो फुल लेंथ वाला हो, चाहे वो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन वाला हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का बैच हो, और या फिर वो जो है प्रैक्टिस बैच हो, वो आप जो आपको सूट लगे वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, देखिए कर्व फिटिंग हम लोग पढ़ेंगे। कर्व फिटिंग में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग डायग्राम क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लीस्ट स्क्वायर कर्व फिटिंग, है ना। उसमें 2 चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन और एक जो नॉन लीनियर, एक लीनियर के लिए एक नॉन लीनियर के लिए। हालांकि क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पर उस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग तरह से पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्कैटरिंग डायग्राम की अगर हम बात करें, स्कैटरिंग डायग्राम होता गया है कर्व फिटिंग के लिए। तो मान लो आपके पास 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल हैं, एक है x और एक है y, और ये सेट ऑफ पेयर्स के फॉर्म में आपको दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी कि बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। तो x और y के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जहां पर x और y एक्सिस के ऊपर इनको ले लेते हैं, और जो ग्राफ प्लॉट होता है, जो डायग्राम बनता है, उसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम। जो डायग्राम हमें मिलता है उसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम। ठीक है, कुल मिलाकर ग्राफ प्लॉट करना है। जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं या सेट ऑफ पेयर्स दिए हैं, उनको लेके ग्राफ जो प्लॉट होता है, उससे जो भी लाइन बनती है, जो भी डायग्राम बनता है, दैट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये एक रफ रिलेशनशिप शो करता है 2 वेरिएबल x और y के बीच में, है ना। ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप शो नहीं करता, रफ रिलेशनशिप शो करता है। अगर एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें चाहिए 2 वेरिएबल के बीच में, तो उसके लिए हमें कर्व फिटिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? कर्व फिटिंग करनी होती है ना। तो कर्व की जो फिटिंग करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें हम लीस्ट स्क्वायर जो है, लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज हमें प्रोवाइड कराएगा कांस्टेंट्स के लिए, और उसके बाद हम जो हमें सजेस्ट करेगा कर्व ऑफ बेस्ट फिट, जो भी डेटा में दिया गया है उसके लिए बेस्ट सूटेड जो कर्व है वो हमें सजेस्ट किया जाएगा। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर का मेथड क्या होता है? देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टेक्निकली थ्योरेटिकल है, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन करने के तरीके अलग होते हैं, ऐसे करोगे तो फिर होंगे नहीं। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सबसे पहले कि लीस्ट स्क्वायर मेथड होता गया, तो लीस्ट स्क्वायर फिटिंग एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसका यूज किया जाता है बेस्ट फिट कर्व निकालने के लिए। कैसे निकाला जाता है? मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर, मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स मतलब एरर्स। तो जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स या एरर्स का मिनिमाइजिंग करके हम जो ये मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसका यूज करते हैं। रेजिडुअल का यहां पर मतलब है एरर। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो यहाँ ई आई मतलब ये एरर है, एरर हो गई। वाई आई मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और फिटेड वैल्यू, वाई आई फिट लिखा हुआ है मतलब फिटेड वैल्यू। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? इसका लीस्ट स्क्वायर करना है। तो हमारे पास जो एरर आई है इसका स्क्वायर करना है और उनका सम करते हुए जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल्स। तो स्क्वायर करते जाना, आई की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह से बढ़ती जाएगी। सबका एल्जेब्रिक सम करना है, और ये जो वैल्यू बनेगी मिनिमाइज करनी है हमें इसको। और ये जब बेस्ट फिट पैरामीटर मिनिमाइज एस, तो एस को क्या कर देगा? ये मिनिमाइज कर देगा। स्क्वायर मेथड ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो कैंसिल हो जाते हैं। ये जो मेथड है लार्ज एरर्स को ग्रेट वेट देता है, मतलब
बड़ी एरर होगी तो स्क्वायर करोगे तो वो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो वो ज़्यादा वेट देता है उसको। यूनिक मैथमेटिकल सॉल्यूशंस बनाता है, डिफरेंशिएबल होता है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तो डिफरेंशिएबल भी होता है और इसको ऑप्टिमाइज इजीली किया जा सकता है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखो। लीस्ट स्क्वायर फिटिंग मेथड में हमें नॉर्मल इक्वेशंस निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? नॉर्मल इक्वेशन गिवन कर्व के लिए। और उसके बाद हमें एक टेबल बनानी होती है इन नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से। और जब हम टेबल बना लेते हैं तो यहां पर हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर का यूज करके। जब इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वो कैलकुलेटर से करोगे, आप वैसे सॉल्व करोगे तो होंगे भी नहीं है। उसके बाद जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है उसको कर्व इक्वेशन में हमें पुट करना होता है और फिर बेस्ट फिटेड कर्व जो है वो हम निकालते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से। नॉर्मल इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है वो देखो। मान लिया हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन है, तो ये किसका कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। ये इक्वेशन है लीनियर, और लीनियर को मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, वो डिपेंड करता है आप पे। अब यहां पर a और b दो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। जितने कांस्टेंट होंगे उतनी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। यहां a और b दो कांस्टेंट है तो इसकी दो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। मान लो यहां तीन कांस्टेंट होते तो इसकी तीन इक्वेशन बन जाती। तो यहां दो कांस्टेंट है a और b, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन दो बनेगी। नॉर्मल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? यहां पर जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट लेना होता है। जनरली हम करते क्या है, जो हमारे पास वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट लेते हैं। यहां पर कांस्टेंट का वेरिएबल हमें कोफिशिएंट हमें देखना है। तो जैसे x का जो a का जो कोफिशिएंट है वो x है, b का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो हमें यहां क्या चेक करना है? कोफिशिएंट करना है, कांस्टेंट का चेक। तो a का कोफिशिएंट कितना है? x, और b का कोफिशिएंट कितना है? 1। उसके बाद हमें क्या करना है? ये जो इक्वेशन है इसको दोनों कोफिशिएंट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है एक एक बार। जैसे एक बार इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद एल्जेब्रिक समेशन का साइन लगा दूंगा। एक बार इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और एल्जेब्रिक समेशन का साइन लगा दूंगा। तो यहां पर क्या किया है? एक बार इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद एल्जेब्रिक समेशन का साइन लगा दिया। तो एल्जेब्रिक समेशन एक्स वाई, a कांस्टेंट है बाहर, एल्जेब्रिक समेशन एक्स स्क्वायर, b एल्जेब्रिक समेशन x, इसको लिख दिया 2। अब इसके बाद इसी इक्वेशन को एक बार दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद एल्जेब्रिक समेशन का साइन लगाएंगे। तो एल्जेब्रिक समेशन y, a एल्जेब्रिक समेशन x, b एल्जेब्रिक समेशन 1। एल्जेब्रिक समेशन 1 का मतलब होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से जाता जाएगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये कितनी बन जाएगी? ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1, n बन जाएगी। कई जगह m लिखा होगा, हमने n लिख दिया। तो यहां से सेकंड इक्वेशन जो आएगी वो आएगी एल्जेब्रिक समेशन ऑफ y इक्वल्स टू a एल्जेब्रिक समेशन ऑफ x प्लस बी एन। तो ये दोनों जो है वो नॉर्मल इक्वेशंस बन गई। दोनों क्या बन गई? नॉर्मल इक्वेशंस। अगर मैं टेक्निकली देखूं इसको, मतलब थ्योरेटिकली जो किताबों में लिखा है, तो सबसे पहले हमें एक मॉडल अज्यूम यानी कि कर्व अज्यूम करना है, फिर हमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज लिखनी है और ये फॉर्म बनाना है जो स्क्वायर फिटिंग का है, सम मिनिमाइज का। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है अननोन पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में। अननोन पैरामीटर मतलब कांस्टेंट, उसके रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करके लिखना है, यानी कि डी एस अपॉन डी ए और डी एस अपॉन डी बी ऐसे। और जो डेरिवेटिव है उसको किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, और सॉल्व करना है इक्वेशन को। यहां लिखा हुआ है वाई आई माइनस वाई। अब जैसे हमारे पास y की जो वैल्यू थी a प्लस बी एक्स थी, तो ए एक्स प्लस बी थी, मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी एक्स है अगर, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है और अननोन्स यानी कि कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या करना है? आपको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना है। तो नॉर्मल इक्वेशन ठीक वैसे बनेगी जो मैंने आपको ऊपर बना के बताई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के ऊपर बनेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो वैसे ही बनेगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और इनको हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल इक्वेशंस। यहां जो स्लोप निकाली जाएगी, स्लोप का मतलब है b। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी लिखी है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो यहां पर b क्या होगी? स्लोप। और अगर आपके पास इक्वेशन लिखी है y प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर a क्या होगा? स्लोप होगा। और जो सेकंड वाला है यानी कि यहां पर a है, a क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट। यहां पर a क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट। और यहां पर b जो है वो क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट, है ना। तो ये याद नहीं रखना कि b हमेशा स्लोप होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों इक्वेशन का यूज किया। कैसे करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा? ये अंडर रूट एन एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड में चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये n एल्जेब्रिक समेशन एक्स वाई एल्जेब्रिक समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एल्जेब्रिक समेशन वाई अपॉन n एल्जेब्रिक समेशन एक्स स्क्वायर और एल्जेब्रिक समेशन x का स्क्वायर। ये स्लोप की वैल्यू दे देगा, इसकी जगह a भी हो सकता था। इसी तरह से इंटरसेप्ट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आप इन इक्वेशन से निकाल सकते हो जो कि मैंने बताई, और इक्वेशन बनाना भी बहुत आसान काम है।
हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन जो हमारे पास ये लीनियर कर्व के होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, एक होता है कैलिब्रेशन कर्व में, ओम्स लॉ के लिए हम इसका यूज करते हैं, हुक्स लॉ के लिए इसका यूज करते हैं, और रिग्रेशन एनालिसिस के लिए इसका यूज करते हैं। अगर हमें एक इस तरह की इक्वेशन दी हो, नॉन लीनियर कर्व है ना, अगर हमें नॉन लीनियर कर्व दिया हो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, तो देखो यहां पर ये नॉन लीनियर हो गया, y इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन एक्स प्लस सी वन अंडर रूट एक्स है ये। तो यहां पर कांस्टेंट कितने, दो हैं, तो इसकी दो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। यहां पर जो सी नॉट का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ सी नॉट, तो कॉफिशिएंट ऑफ सी नॉट जो यहां पर है वो है वन अपॉन एक्स। तो यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ सी नॉट, कॉफिशिएंट ऑफ सी नॉट कितना है, वन अपॉन एक्स, और कॉफिशिएंट ऑफ सी वन वो कितना है, अंडर रूट एक्स। तो एक बार पूरी इक्वेशन को वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक समेशन का साइन लगाएंगे, और एक बार पूरी इक्वेशन को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक समेशन का साइन लगाएंगे। यानी कि प्रोसेस वही रहना है जो पहले था, है ना, कोई चेंज नहीं होगा। अगर लीनियर है, नॉन लीनियर है, सब सेम तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद अगर नॉन लीनियर कर्व की और देखी जाएगी किस तरह से फिटिंग करनी है, तो मान लो आपको एक्सपोनेंशियल दे दिया, तो एक्सपोनेंशियल में या आपको पावर लॉ दे दिया AXB, या आपको दे दिया गाउसियन में इस तरह से, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लीनियराइजेशन करना है उसका। लीनियराइजेशन करने के लिए दोनों साइड आपको लेना पड़ेगा लॉग, तो दोनों साइड लॉग ले लिया, ये लिखा जाएगा ln a प्लस bx। अब इसके बाद ये कैसी बन गई, लीनियर बन गई। वही आपको कॉफिशिएंट चेक करना है कांस्टेंट के, तो a का कॉफिशिएंट चेक करना है, ln a हो गया यहाँ पर कॉफिशिएंट, और b का कॉफिशिएंट चेक करना है, और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अगर पावर लॉ में है, तो पावर लॉ में भी आप लीनियराइजेशन करोगे, दोनों साइड क्या लोगे, लॉग, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा मेथड होता है इसका इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड में जब लीनियराइजेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई इक्वेशन ऐसी बन गई जिसका लीनियराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम इटरेशन करते हैं। इटरेशन के लिए जो हम मेथड्स लेते हैं, न्यूटन रैप्सन हो गया, गाउस न्यूटन हो गया, या लेवेंबर्ग मार्कट ये मेथड हो गया। ये कौन से हो गए, इटरेटिव मेथड्स हो गए। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसको भी ये फिट कर देता है नॉन लीनियर। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइडली यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इसका ज्यादा यूज होता है, रेडियो एक्टिव डिके में इसका ज्यादा यूज होता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर इसका ज्यादा यूज होता है। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए लीनियर में और नॉन लीनियर फिटिंग में, तो लीनियर फिटिंग जो है उसमें पैरामीटर्स लीनियरली अपीयर होते हैं, यहां पर जो पैरामीटर्स है वो नॉन लीनियर अपीयर होते हैं। यहाँ डायरेक्ट एनालिटिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हो, यहाँ पर न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड होता है, ये तेजी से सॉल्व कर सकते हो। ये इसकी जो सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा कंप्यूटेशनल आपको सॉल्व करना होता है। इसमें इक्वेशन सिंपल होती है, ये कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है, इसमें लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, पावर लॉ या गाउसियन इस तरह की इक्वेशंस आ सकती है। अब कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं करने कैसे, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन शायद ही पूछे जाए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट द फॉलोइंग डेटा। हमें वो स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कि ये जो गिवन डेटा है इसको फिट करे। तो हमारे पास डेटा दिया गया, x की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, y की वैल्यू 14 27 40 55 68, ये हमें वैल्यू दी है। स्ट्रेट लाइन का यहां पर बोला है तो हम मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, हमने स्ट्रेट लाइन मान ली। इसके दो कांस्टेंट है तो दो ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। कांस्टेंट कौन कौन से हैं, a और b, तो यहां पर दो नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। b का कॉफिशिएंट है x, a का कॉफिशिएंट a है 1, तो एक बार पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 से। तो हमारे पास जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वेशन बनेगी अलजेब्रिक समेशन y इक्वल्स टू a n, जो कि मैंने ऊपर भी बताया था n कैसा आएगा, प्लस b अलजेब्रिक समेशन x, और जब x से मल्टीप्लाई कराओगे तो अलजेब्रिक समेशन xy a अलजेब्रिक समेशन x अलजेब्रिक समेशन x स्क्वायर। अब हमें टेबल बनानी है, उस टेबल के अंदर हमें अलजेब्रिक समेशन x की वैल्यू चाहिए, अलजेब्रिक समेशन y की वैल्यू चाहिए, अलजेब्रिक समेशन xy की वैल्यू चाहिए, अलजेब्रिक समेशन x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली, y की वैल्यू लिख ली, फिर हमें क्या चाहिए, xy लिख लिया, x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर लिख लिया। ये वैल्यू में लिखता चला गया जो हमें गिवन है, xy मतलब मल्टीप्लाई कराना है, x स्क्वायर मतलब x वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। अलजेब्रिक समेशन x मतलब x की कॉलम में जितनी भी वैल्यू उनका सम करके लिख दो, कितना आ गया 15। अलजेब्रिक समेशन ऑफ y मतलब जो y के कॉलम में जितनी भी वैल्यू उनका सम करके लिख दो, कितना आ गया 204। xy के कॉलम में जितनी भी वैल्यू है सम करके लिख दो, अलजेब्रिक समेशन xy 748 आ गया, अलजेब्रिक समेशन x स्क्वायर 55 आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उसके अंदर,
कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो या वैसे ही नॉर्मली सॉल्व कर लो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0 और बी की वैल्यू आ जाएगी 13.6। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, है ना, इतने बड़े क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे हम देखेंगे किस तरह के होंगे, ये मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे यूज करना है, कैसे सॉल्व करने होते हैं ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन इस तरह से दिया, एक्स वाई की वैल्यू दी है और अब हमें ये इक्वेशन दी है पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ए का कांस्टेंट 1 है, बी का कांस्टेंट हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक बार पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और एल्जेब्रिक समेशन का साइन लगाना है। एक बार पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है और एल्जेब्रिक समेशन का साइन लगाना है। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। टेबल में अब हमें क्या क्या चाहिएगा, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स पावर 4, ये सारी वैल्यूज यहां पर लिखी हुई है जो हमें गिवन है, वो वैसे ही कर लिया जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में। फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, एल्जेब्रिक समेशन वाई निकाल लिया, एल्जेब्रिक समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लिया, एल्जेब्रिक समेशन एक्स स्क्वायर वाई निकाल लिया, एल्जेब्रिक समेशन एक्स पावर 4 निकाल लिया। ये वैल्यूज हमने इक्वेशंस में रख दी। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 कैसे हो गई, 1 2 3 4, है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहां से हमने ये वैल्यू रखी और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेटर की जरूरत होती है, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होंगे नहीं। अगर इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे वो देखो। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड इज टू मिनिमाइज, किसको मिनिमाइज किया जाता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। इसको मिनिमाइज किया जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स, यानी कि ये लिखते हैं ना हम, एस इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन वाई आई माइनस वाई आई फिट, और इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर, तो क्या आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। इन लीनियर लीस्ट स्क्वायर फिटिंग द फिटिंग फंक्शन इज, फिटिंग फंक्शन लीनियर में कौन सा होगा, लीनियर में हो जाएगा y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे इसके। द रेजिडुअल इन लीस्ट स्क्वायर फिटिंग इज डिफाइंड एज, रेजिडुअल किसको डिफाइन करते हैं, रेजिडुअल डिफाइन करते हैं एरर को। तो एरर कितनी होती है, वो होती है वाई आई माइनस वाई आई फिट, है ना। तो ये किसको डिफाइन करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड फिटेड वैल्यू, जो कि मैंने आपको बताया अभी था। द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पूछिए लीनियर में, तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स। फिर आगे है फॉर फिटिंग a प्लस बी एक्स, कितने अननोन पैरामीटर होंगे, तो अननोन कितने होंगे, 2, a और b, तो कितने हो जाएंगे, 2। नॉर्मल इक्वेशन फॉर लीस्ट स्क्वायर फिटिंग आर ऑब्टेन बाय, नॉर्मल इक्वेशन लीस्ट स्क्वायर फिटिंग के लिए कैसे ऑब्टेन की जाती है, इंटीग्रेशन से या डिफरेंशिएशन ऑफ एरर फंक्शन से। किससे करते हैं हम, डिफरेंशिएशन। मैंने आपको कहा था ना, जो स्टैंडर्ड थ्योरी है उसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, तो वो डिफरेंशिएशन वाला लिखा हुआ था, तो डिफरेंशिएशन आएगा। फिर नेक्स्ट है विच क्वांटिटी इज मिनिमाइज्ड इन लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, कौन सी क्वांटिटी को मिनिमाइज किया जाता है, एरर जो निकालते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, बी आएगा। भाई हमने एरर निकाली थी ई आई, उसकी वैल्यू आई थी वाई आई माइनस वाई आई फिट, तो इसका आप कर दो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल्जेब्रिक समेशन ई आई स्क्वायर। नेक्स्ट है स्लोप, स्लोप को कैसे डिफाइन किया था, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या आई थी, एन अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट नहीं, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एक्स, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वाई, और अपॉन फिर ये वाली वैल्यू। द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू के लिए हमने कौन सा लिखा था, ए वाला फॉर्मूला। तो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थ्योरी याद है तो कर लोगे, नहीं तो छूटेंगे। नेक्स्ट है लीस्ट स्क्वायर फिटिंग अज्यूम्स द मेजरमेंट एरर, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग में जो मेजरमेंट एरर है उनको क्या अज्यूम किया जाता है, रैंडम, कौन सी, रैंडम एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नॉन लीनियर फिटिंग मॉडल, नॉन लीनियर का मतलब हो गया कि या तो पावर लॉ या एक्सपोनेंशियल या गाउसियन, तो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू a e पावर बी एक्स, इसको लीनियराइज करने के लिए आप क्या लोगे, लॉगरिथम लोगे, क्या लोगे, लॉगरिथम। आफ्टर टेकिंग लॉगरिथम, इसका जब आप लॉग ले लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ln y, यहां बन जाएगा ln a, और प्लस ये क्या हो जाएगा bx, तो ये क्या बन जाएगा ln y ln a प्लस bx, ठीक। नेक्स्ट द पावर लॉ y इक्वल्स टू a x b बिकम लीनियर, ये लीनियर कब बनेगी, जब इसका दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ, इसका लॉग लेना है तो दोनों साइड लॉग लोगे, तो ln y ये बनेगा ln a, और प्लस ये बनेगा b ln x, तो क्या आंसर आ जाएगा, a आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल। नेक्स्ट है विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर फिटिंग के लिए कौन सा, एक तो हम लॉगरिथम लेते हैं, उसके अलावा फिर हम कौन सा लेते हैं, गाउस न्यूटन मेथड, है ना। एक हमने लिखा था वहां पर गाउस न्यूटन मेथड, तो कौन सा आंसर आएगा, गाउस न्यूटन। लेवनबर्ग मार्कडेट एल्गोरिथम, ये किसके लिए यूज होती है, तो नॉन लीनियर लीस्ट स्क्वायर फिटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स, तो नॉन लीनियर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। लीनियराइजेशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन इज यूजफुल बिकॉज,
लीनियराइजेशन नॉन लीनियर इक्वेशन का यूजफुल होता है क्योंकि इट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम टू लीनियर रिग्रेशन। बिल्कुल सही है, ये लीनियर में चेंज कर देती है इक्वेशन को। नेक्स्ट, विच फिटिंग मेथड जनरली रिक्वायर्स इटरेटिव कंप्यूटेशन। इटरेटिव किस में चाहिए? नॉन लीनियर में। तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉन लीनियर। इफ द रेजिडुअल्स आर 2, -1, 3 द लीस्ट स्क्वायर एरर। तो लीस्ट स्क्वायर कैसे निकालोगे? 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर +3 स्क्वायर। ये रेजिडुअल्स माने कि एरर दे रखा है तो इनका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर दोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 हो गया, ये 9 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। क्या आंसर आ जाएगा? 14 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फॉर अ परफेक्ट फिट द रेजिडुअल्स आर। परफेक्ट फिट होने के लिए रेजिडुअल्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। नेक्स्ट है, इफ द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स लाई एग्जैक्टली ऑन द फिटेड लाइन। यदि जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है वो एग्जैक्टली किसके ऊपर आ जाए? फिटेड लाइन के ऊपर आ जाए, तो जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर है एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। नेक्स्ट, विच मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर। कौन सा मॉडल जो है पैरामीटर में लीनियर है? कौन सा आ जाएगा? ए। लीस्ट स्क्वायर फिटिंग इज वाइडली यूज्ड इन। लीस्ट स्क्वायर फिटिंग का यूज किस में किया जाता है? कैलिब्रेशन में किया जाता है, डेटा एनालिसिस में किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट मॉडल पैरामीटर्स बाय मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग किसकी होती है? सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल्स। द लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग मैक्सवेल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, श्रोडिंजर इक्वेशन या आइलर्स इक्वेशन। किसको सॉल्व करके? नॉर्मल इक्वेशन। नेक्स्ट है, विच ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट्स एन एक्सपोनेंशियल मॉडल इनटू अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आएगा, लीस्ट स्क्वायर मेथड प्रोवाइड्स द बेस्ट फिट कर्व बाय मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? लीनियर लीस्ट स्क्वायर फिटिंग जनरली हैज अ क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन whereas non-linear fitting often requires iterative optimization, जो कि सही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता इसलिए हमें टफ लगता है, अदरवाइज आपने देखा कितना सिंपल है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो किस तरह के आते हैं वो भी आपने देख लिया, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो किस तरह के पूछे जाएंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया कर्व फिटिंग। इसके बाद हम जो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, वो हम देखेंगे और फिर उसके बाद बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।